राजस्थान की सबसे बेहतरीन प्रेम कहानी है बागा बहरमल। जहां तरवरता है मोरियोर, जहां सरवरता है हंस, जहां बग होता है बहरमल, जहां दारू होता है मंस। उन दिनों जब मालदेव अपने आस पड़ोस में सब तरफ हमले कर रहा था, वो 52 युद्ध और 58 परगने जीत रहा था, उसने जैसलमेर पर हमला कर दिया। क्या हमला कर दिया? जब उसने जैसलमेर पर हमला किया, जैसलमेर का राजा लूणकरण भाटी, कौन राजा है? और भाटियों को लगा कि यार पार तो इसके खिलाफ पड़ेगी, मालदेव बड़ा शक्तिशाली राजा है, लड़ेंगे तो ये मार मुर जाएगा सबको। इसलिए उन्होंने संधि कर ली और फलौदी दे दिया। क्या दे दिया? कल हमने पढ़ा था जैसलमेर की भाटियों से क्या ले लेता है वो। तो उन्होंने कहा यार तू जा यार, पैसे टक्के लेना, फलौदी वलोदी लेना, लेके निकल यहां से। एक बार तो वापस आ गया। अब जैसलमेर वालों ने बैठ के मीटिंग की कि भाई आज तो रुपए देके छत्र देके पीछा छुड़वा लिया, कल को वापस आ गया तो। और एक बार शेर के मुंह में खून लग जाए नरबक्सी हो जाता है। हमने पढ़ा था कि बहादुर शाह को कर्मावती रणथंभौर का किला दे देती है, अगले साल वो तो वापस आ गया था। तो जब तक परमानेंट इलाज नहीं होगा तब तक अपनी पार पड़ेगी। तो कहा भाई परमानेंट इलाज तो लड़ाई है, तो अगर लड़ाई करेंगे तब तो मालदेव अपना परमानेंट इलाज कर देगा, फिर तो कुछ देने लायक ही नहीं बचेंगे, फिर तो जैसलमेर पे ही कब्जा कर लेगा अपने पे। तो क्या किया जाए? तो लूणकरण की एक राजकुमारी है, बहुत सुंदर राजकुमारी है, नाम है उमा दे। क्या नाम है? उमा दे की शादी मालदेव के साथ कर देते हैं। एक तीर से दो शिकार। एक तो उमा दे के लिए बहुत अच्छे राजकुमार की आवश्यकता, अच्छा राजा चाहिए। और मालदेव से अधिक शक्तिशाली बलशाली राजा कौन होगा? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदू राजा था वो। तो यार एक तो अपनी राजकुमारी की शादी मालदेव के साथ कर देते हैं, अपने को अच्छा राजा मिल गया। और फिर दूसरा, जब मालदेव की शादी कर देंगे तो मालदेव अपना जवाई हो जाएगा, फिर क्यों हमला करेगा? तो हमले से भी बच जाएंगे और उमा दे की शादी भी किसके साथ हो जाएगी? जैसलमेर वालों ने समाचार भिजवाया कि भाई मालदेव, हम हमारी राजकुमारी उमा दे से शादी करना चाहते हैं, तुम तैयार हो? उसने कहा हो, तुम तो ये बताओ कब बना है। तय हुआ कि भाई मालदेव जी को इस दिन अपनी शादी के लिए जाना है। और मालदेव जी अपनी बारात लेके जैसलमेर पहुंचे। एक तो इतना बड़ा राजा, इतना शक्तिशाली राजा, पता नहीं कितने हाथी, पता नहीं कितने घोड़े, कितने ऊंट, लंबी चौड़ी बारात गई एकदम। कहते हैं मालदेव जी की बारात को देखने के लिए जैसलमेर उमड़ा था। छतों पे खड़ी खड़ी महिलाएं दूरबीन लगा लगा के। गांव में क्या होता है कि महिलाओं के घूंघट होता है, तो पूरा घूंघट उगाड़ के देख नहीं सकती, फिर यूं दूरबीन लगा लगा के देखती। और मालदेव जी गए और सब तरफ आगे गए। अब उमा दे राजकुमारी, तो दुल्हन दुल्हन तो बाहर जाके कैसे देखे। और उसकी सहेलियां आगे गए, अरे तेरी बारात कितनी जोरदार आई है। मालदेव जी खुद भी हाथी पे बैठे हुए क्या सुंदर लग रहे हैं। उमा दे का भी जी करे कि भाई मैं भी देखूं, मेरी बारात को देखूं, पर अब दुल्हन बाहर तो कैसे जाए। सारी की सारी महिलाएं बारात का डेरा देखने के लिए चली गई। अपने यहाँ रिवाज था कि बारात जहां रुकती थी उसको बोलते हैं डेरा। क्या बोलते हैं? राजकीय प्राथमिक विद्यालय। और तो बारात कहाँ रुकती, वहीं रुकती है। तो बारात जहां भी रुकती है उसको बोलते हैं डेरा। क्या बोलते हैं? तो महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती थी, और महिलाएं जब जल्ला गाती हुई बारात का डेरा देखने के लिए गई, तो उमादे के पास महिलाएं विलाएं थी नहीं, उमादे अकेली बैठी थी। तो उसको लगा अपने एक काम करते हैं, किला सबसे ऊंचा बना होता है, किले के ऊपर चढ़ोगे नीचे पूरा शहर दिखेगा। तो उसको लगा मैं किले के ऊपर चढ़ के देखती हूँ कि बारात कहाँ रुकी हुई, कितनी बड़ी बारात आई। और उमादे जैसलमेर के किले के ऊपर की तरफ जा रही थी। अचानक सीढ़ियों के पास में कमरे में उसे लड़ने की आवाजें आई। तो कान लगाए, उसके मम्मी पापा आपस में लड़ रहे थे। और लोणकरण की रानी रानी जो थी वो लोणकरण से कह रही थी प्लीज ऐसे मत करो, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, वो अपना जवाई है, तुम उसको कैसे मार सकते हो। और लूणकरण कह रहा था कि आज मालदेव जैसे फेरों के अंदर आएगा मैं मार दूंगा उसको। क्यों मार दोगे अपने बेटी का जवाई? उसने कोई जवाई नहीं है, थोड़े दिन पहले अपने पे हमला करता घूम रहा था, दबाव में आके बेटी देनी पड़ रही, वरना मैं इसका मुंह नहीं देखूं। अब युद्ध में तो इसको मार नहीं सकते, आज फेरों में आएगा, फेरों में अकेला आएगा तब मार देंगे। उमा देगा क्या करेंगे, सती कर देंगे। इसको मारेंगे, आज इसको मदद चखाएंगे, हमसे फलौदी कैसे छीन गया था। और यदि तूने किसी को बता दी ये बात, पहले तेरे को सलटाऊंगा मैं। रानी बापड़ी क्या करे। पर उमादे ने जैसे ये सुना, उमादे पसोपेश की स्थिति में, उमादे को लगा अब क्या किया जाए। एक तरफ मेरे पिता है जो मालदेव को मारना चाहते हैं, एक तरफ मालदेव है जो मेरा होने वाला पति। और उसे लगा कि नहीं, मेरी मालदेव से सगाई हो चुकी है, हिंदू धर्म कहता है सगाई अपने आप में आधा विवाह है, और मालदेव मेरा पति है, मुझे मालदेव को बचाना चाहिए। उसने मालदेव के पास एक मैसेज भिजवाया कि मालदेव जी आज जब फेरों में आओ थोड़ा सावधान रहना, आपके साथ विश्वासघात किया जा सकता है। मालदेव जी ने जैसे लेटर पढ़ा, मालदेव जी ने कहा थैंक यू उमादेव, इनसे तो वैसे मरने वाला मैं नहीं हूं, चिंता मत करो तुम। और मालदेव जी ने भाई अपने साथ के अंदर और दो बॉडी बिल्डर टाइप के बंदे थे, जिम विम जाने वाले एकदम, उन दोनों का, तुम दोनों का एक ही काम है, जब तक फेरे नहीं हो
लूणकरण को बाहर पकड़ के बैठे रहना। उन्होंने कहा सर चिंता ही मत करो, ये काम तो हम कर देंगे। अब भाई मालदेव जी पहुंचे वहां पे तोरण मारने के लिए। मालदेव जी तोरण मारा। इधर महिलाएं वहां पे तोरण वाले टाइम झटके झटके कई होते हैं वहां पे, तो महिलाएं वो करती अरे खूब सारी चीजें होती है। महिलाएं यूं नापती है दूल्हे को, इधर से लंबा कितना है, चौड़ा कितना है ना। यूं बाकायदा कांच दिखाते हैं, कांच। और दूल्हे को सिखाया जाता है कि जब तेरे को कांच दिखाए तू ऐसे कर लेना। इसका मतलब है आंखों के अंदर कांच पड़ रहा है, इसका मतलब है तेरी आंखें सही है, अंधा नहीं है। क्योंकि मान लो यदि जिसके आंखें नहीं दिखेगी उसको कांच दिखाएंगे उसको पता नहीं चलेगा। वरना नॉर्मल अपने कांच मारते तो आंखें चुंधी आती है एक बार, वो कांच का प्रकाश आगे पड़ता है, तो ऐसे कर लेना। कान के पास में झुनझुना ले जाके बजाते हैं, दूल्हे को सिखाया जाता है कि झुनझुना बजाए तो तू कर लेना, अरे तो और मत करो। वरना मान लो झुनझुना बज रहा होगा, हाँ इसका मतलब बंदे को कान से सुनाई नहीं देता है। तो कहा बस तुम तो ये वो मालदेव जी के साथ कई देर भाई नापने जोखने के कई काम हुए। आराम से मालदेव जी ने फाइनली तोरण मारा। तोरण मार के जैसे मालदेव जी अंदर फेरों में जाके बैठे, लूणकरण बाहर घूम रहा था तब तक। तो अब लूणकरण को लगा अब फेरों में जाके बैठ गया, अकेला अब मार दूंगा मैं। और लूणकरण अंदर जाने लगा, बाहर वो दो राठौड़ बॉडी बिल्डर तैयार बैठ गए। उनका भाई साहब ध्यान किधर है, हीरो कहाँ जा रहे हो, यहाँ बैठो। इतनी दूर से बारात आई है, ये तो नहीं कि 2-4 मिनट कोई हताई करें, 2-4 पेक लें कि तुम हमें पेक दो हम तुम्हें पेक दें, क्या अंदर भागे भागे जा रहे हो। लूणकरण ने कहा नहीं नहीं मेरे को बहुत काम है, मेरी लड़की की शादी है। अरे क्या राजा को क्या काम होता है, काम करने वाले इतने लोग होते बैठ जाए। लूणकरण का मरा दिया यार, तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे। तो लूणकरण ने कहा अरे तुम समझते नहीं मुझे कन्यादान करना। उन्होंने कहा पंचायती मत कर, कन्यादान कोई कर देता है। कन्यादान लड़की का भाई कर देगा, लड़की का चाचा कर देगा, लड़की का ताऊ कर देगा। और वास्तव में मैंने हमेशा गांव में देखा ही, ये मैंने फिल्मों में केवल ऐसा देखा है कि कन्यादान केवल पिताजी करेंगे। और फिल्मों में पंडित जी कहते हैं कन्या के पिता को बुलाइए। फिल्मों में कहते हैं ना कन्या के पिता को बुलाइए, और पिता बाद में आते हैं रोते हुए कन्यादान करते हैं। गांव के अंदर जो सीध में आ गया ना पंडित जी उससे करवा देते हैं। बड़ा भाई आ गए तो बड़े भाई से, चाचा जी आ गए तो चाचा जी से, ताऊ जी आ गए तो जो है उनसे करवा दो यार, क्या किसी बड़े आदमी से करवाना, किसी से करवा दिया जाए। एक तो फिल्मों में मैंने ये देखा, एक मैंने फिल्मों में और शहरों में दोनों जगह वो ये बड़ी जोरदार बात देखी कि बहन की शादी में भाई नए कपड़े पहनते। मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार मान लो मेरी बहन की शादी हो और मैं नए कपड़े पहन लूं तो घर वाले जूत मार दे कि ब्याह तेरा है, कि मेरा नहीं, तो तैयार होके क्यों खड़ा है। फिर मुझे लगता है पहली बात तो पहननी नहीं चाहिए, और यदि पहन ले तो मतलब क्या है। क्योंकि आपने नए कपड़े पहन रखे, आपने एकदम व्हाइट कुर्ता पजामा पहन रखा है ना, या कोट पैंट पहन रखा, ऊपर तक बटन बंद कर रखे हैं। इतने में को चाचा जी टाइप का गाजी में था, अरे कढ़ाई ले आ रहा है कढ़ाई। अब व्हाइट कुर्ते पजामे पहने हुए कढ़ाई लिए हुए आ रहा है बंदा, यहाँ खड़ा हो रखा है, यहाँ खड़ा हो रखा है। तो कहता भट्टी को तो भट्टी। कहता अब तो फिर भी थोड़ा ठीक है भाई साहब, गांव वालों के पास थोड़े बहुत पैसे आ गए तो मामला थोड़ा ठीक हो गया, तो कम से कम हलवाई तो बुला ही लेते हैं। पहले गांव में क्या मिठाई के नाम पर होती लड्डू बूंदी, तो हलवाई को कहते तू बूंदी निकाल दे, लड्डू हम बना लेंगे ताकि थोड़ा खर्चा कम हो। तो फिर टावरों को सब कहते लो बैठो लड्डू बनाओ, फिर बैठे बैठे टावर लड्डू बनाते हैं। भाई साहब ये बाइसेप ट्राइसेप दोनों बन जाते थे, इतने दुखते थे 2-3 दिन तो हाथ ऐसे नहीं होते थे, पर फिर भी टावरों को मजे आते बनाते बनाते थोड़े थोड़े। मिठाई कहां देखी भी थी जी, आप वाली पीढ़ी इन संघर्षों को कभी भी जाने नहीं पाए। वरना रसोई में मम्मी ताला लगा के रखती थी, यदि रसोई खुली रह गई तो चीनी के फाके मार जाते। चीनी समझते हो, चीनी कई बार ऐसा होता कि मम्मी पीछे गाय भैंस की तरफ गई है और रसोई खुली, ओ भाई साहब आक्रमण। तो मम्मी को कई बार याद हो तो अरे रसोई खुली छोड़ गई छोरे घुस जाएंगे। अब अपने यूं फाके मारा हुआ है मुंह में, मम्मी क्या होंगे हम। चीनी नीचे नहीं डाले भाई, पीछे बाढ़ पकड़ रखे ना, अपने लगे हुए फटाफट खाने के अंदर। आप वाली पीढ़ी को क्या पता भाई साहब ये वाले संघर्ष क्या थे। तो वो के वो भाई, तो मैंने यहाँ शहर में आके देखा, अरे यार यहाँ तो यूं भाई सारे के सारे तैयार होके खड़े हैं। और मेरे को ये तो आजकल बड़ा अजीब लगता है कि हल्दी वाले दिन भाइयों ने पीले कपड़े पहन रखे हैं, सारे सारे पीले पीले हो रखे हैं एकदम, है ना, बसंत पंचमी आ रखी हो जैसे। पर आज अब पैसे आगे जो लोगों के पास तब हो सकता है। गांव के अंदर अभी तक भी वो तो मेरे को याद है, मेरे कजन सिस्टर की शादी थी तो 3 दिन तक तो ये नहीं पता था नाना है क्यों। रात को कभी 12-1 बजे तक काम करवाते, सुबह 4 बजे खड़े हो जाओ,
ये दूध लेके आओ, फलाना काम करो, ढींगड़ा काम करो, माचे इकट्ठे करो। माचा समझो, माचा, चार पहिया, चार पहिया, चार पहिया इकट्ठी करो, बिस्तर लेके आओ। 100 तरह की पंचायती होती है, तो पंचायती उधर करनी पड़ती है, पर इधर भैया आपके। तो कहा कि यार ये लूणकरण का तेरा काम थोड़ी है, तू बैठ जा। फाइनली लूणकरण को ये समझ में आ गया कि अंदर तो मेरे को जाने। लूणकरण बैठ गया, बेचारा क्या करता। मालदेव जी के फेरे निर्विघ्न संपन्न हुए। अगले दिन अब उमादे की विदाई है। पहले जब राजकुमारियों की विदाई करते तो भाई राजकुमारियों के साथ काम करने के लिए नौकर नौकरानियां देते कि भाई राजकुमारी खुद काम थोड़ी करेगी, दास दासियां दी जाए। तो जब उमादे के साथ में दासी दी जा रही थी तो उसके साथ में एक दासी भेजेगी भारमली। क्या नाम था? भारमली की कहानी और अलग। भारमली के लिए कहते हैं कि भारमली जब पैदा हुई थी, पैदा होते उसके माँ बाप ने उसको फेंक दिया था। अभी भी अपने अखबारों में कई बार पढ़ते हैं कि रास्ते में मिली कन्या शिशु, है ना, या अखबार में आता है हॉस्पिटल में हुई बालिका तो छोड़कर भागे माँ बाप। अभी भी ऐसे केस मिल जाते हैं। पर आज जैसे क्या, मैं कहता हूँ आप कोचिंग आ रहे हो और अचानक आपको सड़क किनारे ऐसे कोई बच्ची पॉलीथीन में डाल कर फेंक के चला जाए, तो आपने क्या करेंगे? पुलिस को फोन करेंगे, हॉस्पिटल में फोन करेंगे। पहले पुलिस और हॉस्पिटल दोनों राजा ही होता था। तो जिस किसी को बच्ची मिली उसने ले जाके लूणकरण को दे दी कि भाई लूणकरण जी, ये बच्ची वहां रास्ते में पड़ी थी। लूणकरण ने अपने बेटी के साथ में उसको पाल पोस के बड़ा किया। तो उमादे के साथ में भारमली बड़ी हुई थी, तो उमादे की बहुत अच्छी सहेली थी। तो लूणकरण को कहा उमादे ने, भाई पिताजी भारमली को मेरे साथ भेजो, मेरा मन लगा रहेगा, मेरे से बातचीत करती रहेगी। ठीक है। तो उमादे के साथ में दासी के रूप में कौन आ गई? शाम को मालदेव जी की सुहागरात आई। मालदेव जी अपने महल के अंदर पधारे। उमादे रानी थे, श्रृंगार विंगार कर रहे थे अपना। तो समाचार पहुंचा भाई मालदेव जी अपने कमरे में आ गए। तो उमादेव को लगा मुझे टाइम लगेगा, तो उन्होंने भारमली कहा कि तुम जाके एक बार कह दो कि मुझे टाइम लगेगा। भारमली सुंदर थी, मालदेव जी नशे में थे। ये बात पता चली उमादे को, उमादे ने कहा लेचड़ आदमी, ऐसे कैसे कर सकता है तू? और उसने कहा यदि मेरा पति इस प्रकार का व्यक्ति है तो मैं उसका मुंह देखना पसंद नहीं करूंगा। और उसने उस दिन के बाद मालदेव का कभी मुंह ही नहीं देखा। इसलिए उसको हम कहते हैं रूठी रानी। क्या कहते हैं? एक हमने कोमला देवी पढ़ी थी, वो तो बाद में रूठी थी। ये तो पहले दिन ही क्या हो गई थी? रूठ गई थी। तो हम रूठी रानी के रूप में किस रानी को जानते हैं बाद में? उमाद। कौन सी रानी के कारण नाराज हो गई? तो कौन सी दासी का नाराज हो गई? भारत। फिर यहां से चली जाती है और तारागढ़। कहां चली जाती है? जब शेरशाह सूरी वाला हमला होता है तब वो तारागढ़ थी। जब पहले ऐसी बात हुई थी कि अजमेर में लड़ेंगे, तो उमादे मालदेव के पास मैसेज करती है यदि अजमेर में लड़ना है तो आपको आने की आवश्यकता नहीं है, सेना भेज दीजिए, मैं लड़ाई कर लूंगी, या नेतृत्व मैं कर लूंगी। लेकिन मालदेव वापस रिप्लाई भेजते हैं कि नहीं, हम नहीं लड़ रहे अजमेर में, हम गिरी सुमेल के अंदर लड़ेंगे, हम अजमेर खाली करेंगे, तो आपको भी अजमेर छोड़ देना चाहिए। तो एक बार उमादेव वहां से हटती है और जोधपुर के पास में कोई गांव था वहां जाके रहने लग जाती है। कहती है जब मालदेव वापस जोधपुर पे कब्जा कर लेता है शेरशाह के मरने के बाद, तो एक दिन मालदेव को फील होता है कि हाँ यार गलती तो मेरी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से उमादेव नाराज है। तो मालदेव अपने एक दूत को भेजते हैं। एक दूत थे, उनका नाम था ईसरदास जी। क्या नाम था? ईसरदास जी को भेजते हैं। कवि थे ईसरदास जी, बहुत अच्छे। ईसरदास जी जाओ और जाके उमादेव को मना के लेके आओ। ईसरदास जी गए और उन्होंने जाके उमादेव कहा कि रानी उमादेव, गलती किससे नहीं होती, इंसान से गलती होती है, तुम्हें वापस चलना चाहिए, तुम पटरानी हो जोधपुर की, तुम्हारा जो बेटा होगा वो जोधपुर का राजा बनेगा। उमादेव का अन्ना, रहीमन धागा प्रेम कान मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े। ये प्रेम का धागा है, इस प्रकार से टूटता नहीं, टूट जाता है तो बाद में जुड़ता। ईसरदास जी ने फिर समझाया कि देखो नहीं करते ऐसे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो उमादे ने वापस कहा कि देखो ईसरदास जी, बाकी सब बातें छोड़ दी, चलो मैं उस गलती को माफ भी कर दूं, पर मेरी अब क्या इज्जत रहेगी वहां? लोग कहेंगे उमादे पहले चली गई थी, आज वापस आ गई। ईसरदास जी ने कहा इज्जत आपकी बढ़ जाएगी। मालदेव 100 लोगों के सामने माफी मांगेगा आपसे, इतना बड़ा राजा अपनी रानी से माफी मांग रहा है, आपकी इज्जत तो बढ़ेगी, आप पटरानी घोषित किए जाओगे, आपका बेटा राजा बनेगा, राजमाता बनोगे आप। उमादे ने कहा ईसरदास जी देख लो, अपनी इज्जत में कोई कमी नहीं है, अपने को चाहिए फुल इज्जत। ईसरदास जी ने कहा पक्का, चिंता ही मत करो। ईसरदास जी मना के वापस किसको लेके आते हैं? उमादे। कहते हैं उमादे जब जोधपुर के नजदीक आने वाली थी तो बाकी रानियों को पता चला कि वापस कौन आ रही है। बाकी रानियों को पता था कि उमादे आएगी तो पटरानी बनेगी, पटरानी बनेगी तो अपनी दुकानदारी बंद हो जाएगी, फिर उसकी चलेगी। बाकी रानियों ने एक और कवि थे उनको समझाया, उन कवि का नाम था आसानंद जी। क्या नाम था? और आसानंद जी कहा गया, आसानंद जी सुना कुछ आपने कि आज उमादे वापस आ रही? उन्होंने कहा हाँ सुना तो था। ये तो बहुत गलत बात है, एक महिला का अपमान हुआ इस प्रकार से, उसके प्रथम रात्रि पर इस प्रकार का अपमान किया गया, और यदि वो वापस आ रही है फिर किस बात की इज्जत है? आसानंद जी का हाँ ये बात तो ठीक है, तो आप समझाओ। आसानंद जी जोधपुर के बाहर जाके खड़े हो गए, और जैसे ही उमादे की पालकियां नजदीक आई, आसानंद जी ने खड़े खड़े जोर जोर से दोए बोले कि मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तज मान, दो दो गेंद ने बंधु एक एक खंबू ठाण।
मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ मतलब पति, पीऊ मतलब मान रखे तो पीऊ तज। यदि तुझे सम्मान चाहिए, मान रखना है तो पति को त्याग दे, पीऊ रखे तज मान। और यदि पति चाहिए तो सम्मान त्याग दे, दोनों में से एक मिलेगा, या तो पति मिलेगा या आज तुम्हारे पास पति नहीं है पर सम्मान है। लोग दूर दूर तक बात करते हैं साहब उमा देवी वो महान रानी है जिसने मालदेव जैसे बड़े राजा को, मारवाड़ जैसे बड़े राज्य को ठोकर मार दी, केवल इस बात पर कि उसका अपमान किया गया। तुम वापस आ जाओगी उमा दे, तुम्हें मालदेव मिलेगा, मारवाड़ जैसा बड़ा राज्य मिलेगा, तुम यहाँ की पटरानी बनोगी, तुम यहाँ की राजमाता बनोगी, इज्जत नहीं मिलेगी। दो दो गेंद ने बंधु, गेंद का मतलब होता है हाथी, गेंद मतलब क्या होता है, दो दो गेंद ने बंधु, दो हाथियों को नहीं बांध सकते, एक एक खंबू उठान, एक स्थान पर दो हाथियों को बांध के, जैसे एक स्थान पर दो हाथी लड़ लेंगे, जैसे इज्जत और पति दोनों एक साथ तुम्हें अब नहीं मिले। और उमादे ने जैसे ही सुना उसके झाड़ झाड़ उठी, उसने कहा पति जाए बाढ़ में, अपने को इज्जत चाहिए भाई साहब। वहां से उमादे वापस लौट जाते। उमादे उसके बाद थोड़े दिन वहां जोधपुर के पास और रहती है। फिर उमादे का ननिहाल था केलवा, ननिहाल कहाँ था, वहां केलवा चली जाती है। मालदेव की एक दूसरी रानी से बेटा होता है राम सिंह, कौन होता है, उमादेव उसको गोद ले लेती है, उमादेव को अपने पास में रखती है, वहां केलवा रहती है। कहते हैं मालदेव जब मरता है तो उमादेव के पास मालदेव की पगड़ी भेजते हैं, साफा होता है तो साफा भेजते हैं कि भाई मालदेव जी की डेथ हो गई। उमादेव वहां पे सती हो जाती है। उमादेव ने कहा वो लिच्चड़ आदमी था, उसने अपना पति होने का धर्म नहीं निभाया, उसने गलती की थी, मेरा पत्नी होने का जो धर्म है मैं उससे क्यों पीछे हटूं, मुझे यदि सती होना है तो मुझे उसके साथ सती हो जाना चाहिए। मालदेव के साथ में उमादेव कहां पर सती हो जाती है, केल, अंतिम समय में कहां रहती थी वो, केलवा रहती थी। अच्छा उमादे का किस्सा तो ये है इतना सा, पर भारमली तो मालदेव के पास ही रह गई, तो भारमली तो मालदेव के पास ही रहती। एक दिन जैसलमेर की तरफ बारिश हो, बिजली चमके भयंकर वाली, भारमली टकाटक उधर देखे और मालदेव जी ने कहा भारमली तुम्हें पीहर की याद आ रही है क्या, जैसलमेर की याद आ रही है क्या, और भारमली रोई। उसने कहा कौन सी लड़की को अपने पीहर की याद नहीं आती, क्या मुझे मेरे बचपन के दिन याद नहीं आते कि मैं वहां खेली कूदी पली बड़ी थी, तो जाके आ जाओ, क्या दिक्कत है, 2 दिन जैसलमेर जाके आ जा। और भारमली ने कहा किस मुंह से जाऊं, जैसलमेर वाले क्या कहेंगे कि हमारी राजकुमारी का घर बर्बाद करके आई है, मेरी वजह से उमादे को जोधपुर मेहरानगढ़ छोड़ना पड़ गया, मेरी वजह से उमादे अलग रहती है और वो मुझे ताने सुनाएंगे चार। मालदेव ने कहा उनकी इतनी औकात, तू जा, कोई ताने नहीं सुनाएगा। और मालदेव ने लेटर लिख के भेजा भारमली के साथ में, यदि जैसलमेर वालों ने भारमली को कुछ भी कह दिया तो मैं अटैक कर दूंगा। कौन कहे भाई, भारमली आराम से जाके रहे वहां। वहां जो जैसलमेर का राजकुमार था उसके 3 रानियां थी पर भारमली सुंदर थी, वो भारमली के आसपास चक्कर काटे। तो उन 3 रानियों को लगा कि ननंद का घर बर्बाद हुआ है वो तो हुआ है, अपना जाने वाला ही है, बाउंड्री लाइन कभी भी क्रॉस की जा सकती है। उन 3 रानियों में एक रानी बाड़मेर में एक जगह पड़ती है कोटड़ा, कौन सी जगह, वहां का एक सामंत था उसका नाम था बागा, क्या नाम था, कोटड़ा का था इसलिए बागा कोटड़िया, क्या नाम है, उस बागे कोटड़िया की बहन थी। और बागा कोटड़िया बड़ा दरिया दिल टाइप का आदमी, डाकू टाइप का बंदा था, अमीरों को लूटता, गरीबों में धन बांट दिया करता, वैसा रॉबिन हुड था, अपने टाइम का चुलबुल पांडे था। और उन बाकी 2 रानियों ने उस तीसरी रानी को कहा कि देख अपना घर कभी भी बर्बाद हो सकता है, तेरा भाई बागा कोटड़िया कोई ना कोई तरीका बता सकता है, तो उसको बता। बागा कोटड़िया को बहन ने बुलाया, उसने बुला कहा देखो भैया वैसे तो बहन हो के आपके सामने ऐसी क्या ही बात करूं, पर कौन सी दुनिया से छुपी हुई बात है, ये बारमली हमारी ननद का घर बर्बाद करके आ गई, उमादी अलग रहती है और हमारे वाला घर कभी भी बर्बाद हो सकता है, आपके जो जवाई है वो डेली इसके आसपास ही मंडराते हैं। और बागे ने कहा कि चिंता मत कर बहन, तू तो अपने मेरे पे छोड़ दे बात, तो कल जब मैं यहां से जाने लगूं तो मेरा तिलक करने के लिए तू मत आना। अपने होता है भाई, भाई घर पे आया तो बहन तिलक करके भेजती है, तो तिलक करने के लिए तू मत आना, इस बारमली को भेज देना। उसने कहा ठीक। अगले दिन बागा सुबह सुबह उठा और उठते ही हाथों हाथ ऊंट पे जाके बैठा। जैसलमेर उनका अरे क्या हुआ क्या हुआ, अरे कि मेरे को कोटड़ा काम आना, तो अरे चाय पानी तो पी के जाओगे, नहीं 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 मुझे जाना है, अरे तिलक तो निकलवा के जाओ, सुने माथे नहीं जाते। उसने कहा फटाफट मेरी बहन को कहो, मैंने ऊंट अभी खड़ा ही नहीं किया, बैठा ही हूं मैं, और उसको कहो मेरे तिलक निकाल दे। उन दोनों बहन भाइयों में आपस में बात ही हो रखी थी, अंदर जाकर अरे तुम्हारा भाई जा रहा तिलक निकालो, और उसने यूं नाटक किया, उसने अरे मैं तो नहाई नहीं, मेरी चुनड़ी कहां गई। भारमली नहा धो के पास में एकदम टनाटन हुए तैयार बैठी थी। उसने कहा भारमली तू नहाई हुई है, तिलक की तो करना है तू कर दे। भारमली ने कहा मैं कर दूंगी भाई। पूजा वाली थाली लेके भारमली बाहर गई, जैसे तिलक करने लगी बागे ने हाथ पकड़ा, ऊंट पे बिठा लिया। बागा भारमली को लेके और वहां से आपके जैसलमेर से कहा गया, कोटड़ा। जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बागा को भारमली से, भारमली को बागा से प्यार हो गया। राजस्थान की सबसे बेहतरीन प्रेम कहानी है बागा भारमली। जहां तरवरता है मोरियोर, जहां सरवरता है हंस, जहां बग होता है भारमल, जहां दारूता है मंस। जहां जहां पेड़ है वहां वहां मोर होंगे, जहां जहां सरोवर है वहां वहां हंस होंगे,
जहां जहां दारू है वहां वहां मांस होगा, जहां जहां बगा है वहां वहां बारहमली। अब ये बात पता चली मालदेव को कि भाई बारहमली को कौन ले गया, बागा। और मालदेव ने कहा कि मालदेव ने कहा अटैक करो, उस बागे को पकड़ के लाओ, और इतनी औकात क्यों बारहमली को उठा के ले जाए वो। लोगों ने कहा साहब अटैक कर मत देना, पहली बात तो बेइज्जती होगी कि दासी के कारण अटैक किया, दूसरी बात बागा डाकू टाइप का आदमी आगे भाग गया, अपने हाथ नहीं आया तो कितनी बेइज्जती होगी, मारवाड़ की सेना के हाथ नहीं आया। तो मालदेव ने कहा रुको रुको रुको, एक बात बताओ, वो उमादे उस दिन राजी हो गए जब वापस आ रहे थे, वो सामने जाके दुए कौन बोल रहा था रे, आसानंद जी का मैं था। तो आसानंद जी अब आपका एक ही काम है, वापस किसको लेके आना है, बारहमली। तो उमादे आपकी वजह से गई तो बारहमली आपकी वजह से आनी चाहिए। आसानंद जी का आई विल ट्राई। तो बारहमली को लेने के लिए कौन गए, आसानंद। भाग्य को पता चला कि आसानंद जी जैसे महान विद्वान मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो बागा सामने चला के गया, 3 कोस सामने, 9 किलोमीटर सामने चला के गया, दंडवत प्रणाम किया कि धन घड़ी धन भाग, हमारी धरती पर आसानंद जी जैसे महान विद्वान पधारे, पालकी में बिठा के लेके आया, पालकी खुद उठा के लेके आया, आते ही एकदम यूं मालिश वालिश की, पैरों की इतनी दूर से आए हो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, साथ में शिकार खेलने के लिए लेके गया। और आसानंद जी ने नोटिस किया कि यार बागा और बारहमली दोनों उसकी इतनी इज्जत करते हैं, आसानंद जी की इतनी इज्जत करते हैं हद नहीं। उन्होंने और नोटिस किया कि बागा और बारहमली आपस में इतना प्यार करते हैं, और आसानंद जी को लगा कि यार यार, आसानंद जी वहीं रह गए, वापस गए नहीं। फाइनली जब बागा मरता है तो बारहमली सती हो जाती है, आसानंद जी पागल हो जाते हैं। आसानंद जी दीवारों के माथा भिड़ा भिड़ा के बागा बागा करते। कहते हैं अमरकोट का राजा था, अमरकोट के राजा को पता चला कि आसानंद जी जैसा महान विद्वान पागल हो गया, कपड़े पट के नागा घूमता है। तो उस अमरकोट के राजा ने अपने पास बुला लिया, अरे आसानंद जी। बागा चला गया, तो क्या मैं बैठा हूं यार, कवि कवि को सम्मान मिलना चाहिए, अपने पास में रखता, खूब मन रखता, आसानंद जी जो चीज मांगते वो देता। पर आसानंद जी बैठे बैठे बातें वही करते, बागा बागा। 4 दिन कहते, एक दिन मैं बागा वहां गए, बागे ने ये किया, बागे ने वो किया। तो राजा का एक दिन ईगो हर्ट हुआ, और राजा ने कहा यार था तो डाकू ही, क्या बात करते थे, मेरे बराबर था क्या, मैं राजा हूं। और आसानंद जी ने उसकी तरफ देखा, तुम भाग्य की जूती के बराबर नहीं है। उसने कहा इसका मतलब आप भाग्य का नाम लेना कभी बंद नहीं करोगे। नहीं, जब तक है जान भाग्य का नाम ऐसे ही लेते रहेंगे भाई साहब आपने। तो उसको लगा गया अच्छा ये, और उसने आसानंद जी के पोते को बुलाया, और आसानंद जी के पोते को बुला कहा यदि तेरा दादा पूरी एक रात भाग्य का नाम नहीं ले तो हर 1 घंटे में 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। उसको लगा यार 7-8 घंटे की रात तो होती है, 7-8 लाख सोने के सिक्के का जुगाड़ हो जाएगा, 7-8 पीढ़ियां तिर जाएगी अपनी तो। और उसने आसानंद जी को जाकर दादाजी प्लीज फॉर नेक्स्ट 7 जनरेशन एक रात चुप रहना है, क्या फर्क पड़ जाएगा, भाग्य का नाम मत लोगे तो। आसानंद जी ने कहा कि यार पार तो नहीं पड़ेगी, पर तू कह रहा है तो ट्राई करके देख लेता हूं। कहा भाई शाम को कहा गया कि आपका समय शुरू होता है, आसानंद जी को अब से नाम नहीं लेना है। अब आसानंद जी को लगा अपने भाग्य का नाम तो आ जाएगा, तो आसानंद जी ने राम 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 करना शुरू किया। राम जी का नाम लेंगे तो बागा कई इधर याद, पर डोकरे से 10-15 मिनट लिया गया राम राम। फिर जोर जोर से दोए बोले, बागा आओ बड़े घर कोटेडरा तू धनी, जासी फूल झड़े पर बास न जासी बाग जी। जैसे बागा फूल झड़ जाता है पर उसकी सुगंध जाती, वैसे तू भले ही चला गया लेकिन तेरी याद मेरे दिल में जाती। ठोड़ ठोड़ पग दौड़ करस्या पेट रहे कारण है, रात दिवस राठौड़ बिसरिया नहीं बाग जी। ये बागा राठौड़, पेट के लिए तो मनुष्य कहीं भी कमा के खा लेगा, तेरे जैसे दोस्त को कैसे बुलाया जा सकता है। आसानंद जी बाद में पागल ही हो गए थे पूरी तरीके से, वैसे मरे थे बागे बागे कहते हुए एकदम। कौन सी कहानी है ये, बागा बारहमली, कौन सी कहानी है, देखो दरबारी विद्वान।